या हेल्थ है, अलग अलग ऐसे सुख सुविधाएं जो लोगों को देना चाहिए, उसके ऊपर खर्चा करना चाहिए सरकार ने। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, ऐसा कुछ नहीं कर रही है। सरकार उसके ऊपर जाके जितने भी उद्योगपति हैं उन उद्योगपतियों को करोड़ों अब्जों रुपए का लोन लेवर दे रही है, करोड़ों अब्जों रुपए। तो ये सरकार आपकी सरकार नहीं है, ये सरकार आगे सोचने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार विकास का नारा देती है, लेकिन विकास का नारा इनका क्या है, इनकी सोच में विकास नहीं है। इनका विकास का नारा है कि आप लोग वापस झुकिए नहीं, वापस आप गुलाम बने, वापस यहाँ पे मनुस्मृति लागू हो। तो मनुस्मृति लागू करने का तरीका है, सबसे पहला आपको आर्थिक गुलाम बनाओ, आर्थिक गुलाम बनाने के बाद मानसिक गुलाम बनाओ, और मानसिक गुलाम बनाने के बाद शारीरिक गुलाम बनाओ। तो यही चीज सरकार करना चाहती है। और आने वाले समय में ये तो एक शुरुआत है, आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें आपके ऊपर लादी जाएगी, थोपी जाएगी। तो वो चीज जो है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपके पास एक ही पर्याय है, वो है आंदोलन। आपको दूसरा कुछ भी पर्याय आपके पास लगता है। हम बोलते कांग्रेस गया, बीजेपी आया, बीजेपी आया, राजस्थान आया, कांग्रेस आया, लेकिन उनकी नीतियों में कुछ अभी पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार की माना कुछ भी करती है। तो उसमें भी ऐसी कुछ पहल दिख नहीं रही है जो आने वाले समय में बहुत सारे पोस्ट निकाले। हमारा पूना में आपने देखा होगा, एक एमपीएससी का लड़का जो है उन्होंने सुसाइड किया। तो सरकार किसानों को सुसाइड करने के लिए प्रवृत्त तो कर ही रही थी, लेकिन उन्होंने अभी विद्यार्थी को सुसाइड करने के लिए भी प्रवृत्त किया है। तो ऐसी सरकार आपके हित का कभी भी बात नहीं करने वाली है। तो इन सरकारों को आपको धक्का देना पड़ेगा, उनको कुर्सी से निकालना पड़ेगा, इनको व्यवस्था से उखाड़ फेंक देना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक आप लोग अपनी हक और अधिकार के लिए वंचित रहोगे। आपको हक अधिकार आपके मिलने वाले नहीं है। एजुकेशन की भी अब हम बात करेंगे, तो एजुकेशन में भी उन्होंने क्या किया है, स्कूल बंद रखे, स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं उनमें मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, फिजिकली प्रॉब्लम निर्माण हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें निर्माण हो रही है। और उन्होंने ऐसा कोई भी कानून नहीं लाया जिसके वजह से जो प्राइवेट स्कूल के लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं, वो लोग हमारे विद्यार्थियों से, उनके माँ बाप से पैसा चार्ज नहीं करे। ऐसा कोई भी कानून नहीं था। वहां पे एक स्कूल निकाले जाते हैं। अभी तो गवर्नमेंट स्कूल से ज्यादा प्राइवेट स्कूल है, और हर एक माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही डालना चाहता है। उसके पीछे का कारण है कि इन लोगों ने जानबूझकर जो गवर्नमेंट स्कूल है उस स्कूलों का स्तर है वो नीचे गिराया है, जानबूझकर किया। इसके वजह से हमें अच्छा एजुकेशन लेने के लिए वो बोलते कि तुम्हें प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट शिक्षा आपको आपके बच्चों को देनी पड़ेगी। और उसमें भी और अच्छा है, अगर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर से हमारे बच्चों ने अगर ट्यूशन नहीं लिया तो स्कूल में वो हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देती है। बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने जानबूझकर की है। वैसे उन्होंने हेल्थ में किया। हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम के ऊपर जो आपके पास जीडीपी से पैसा आता है
तो उसका बहुत सारा पैसा आपको हेल्थ के ऊपर भी खर्चा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर खर्चा नहीं किया। ऊपर से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका जो दर्जा है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसको खत्म करने का काम किया और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया, और उसके ऊपर कोई भी टाप नहीं है। आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन अगर हमारा घर का कोई भी आदमी बीमार हो जाता है तो उस बीमारी में 25% से लेके 50% तक हमारे पास अगर प्रॉपर्टी रहेगी तो वो बीमारी का इलाज करने में खर्चा हो जाता है। एक कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने एंट्री ली, इलाज कराया, तो उनका बिल 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख जैसे उनको लगे वो लगा दिया। उसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है, जो पीपी किट रहता जो 250 रुपए का आता था वो 4000 रुपए का बिल लगा दिया उन्होंने, 4000 रुपए का बिल। जो इंजेक्शन बंद था उस रेमडेसिविर इंजेक्शन को उन्होंने लगाने का काम किया, और लोगों में एक फियर वाली यानी भीति वाली जो है भय निर्माण किया। तो ये लोग चाहते हैं कि आप लोगों को कोई सही जानकारी नहीं मिले, आप लोगों को अपने हक अधिकार ना मिले, इसी वजह से ये लोग आपके ऊपर कंटिन्यूसली अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक समय ऐसा आएगा कि आप लोगों को रास्ते पे उतरे बगैर आप आपका हक अधिकार नहीं ले सकते। तो वो समय अभी है, बहुजन मुक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, ये गली और तहसील की पार्टी नहीं है। तो आप लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी का जब भी आंदोलन होता है तभी आपको सक्रिय रूप से उसमें सहभागी होना चाहिए, और आप लोगों को इसका सक्रिय रूप से कार्यकर्ता बनना चाहिए, इसको समझ के लेना चाहिए कि ये सही में काम कर सकती है कि नहीं। भारत का संविधान और बहुजन मुक्ति पार्टी और भारत का संविधान, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसी एकमेव पार्टी है कि भारत में 100% संविधान लागू करने की बात करती है। आपने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों को मैनिफेस्टो देखे होंगे, उनके भाषण सुने होंगे, उनके सभा में गए, लेकिन कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली कहीं उनके मैनिफेस्टो में या उनके भाषण में उन्होंने कहाँ पे भी नहीं कहा कि हम भारत का संविधान 100% लागू करेंगे या हम भारत का संविधान ये 10% भी लागू करेंगे, ऐसा कहाँ पे भी उन्होंने कहा नहीं है, क्योंकि वो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो अगर हम हमारे हक अधिकार बचाना चाहते हैं तो हमें संविधान को बचाना पड़ेगा। अभी हम बहुत सारे जगह पे हम ऐसा लेटर देते पुलिस वालों को कि बाबा हमारा प्रोग्राम है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत बड़ा अधिकार है। हमें लेटर क्या में जाता है कि आपका आंदोलन की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा। अरे मेरे को यह समझ में नहीं आता है, हमारे आंदोलन की वजह से लॉ एंड ऑर्डर कैसा पैदा होगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को आप अगर प्रोटेक्शन नहीं देते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है। तो आप लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि हमारे हक अधिकार कैसे खत्म होते हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता है जो सब अपनी बात रखेंगे। तो बहुजन मुक्ति पार्टी का आज का जो धरना प्रदर्शन है 1 दिवसीय, वाढत्या बीड जिल्हा विरोधामध्ये हे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्ह्यामध्ये आणि सगळ्या तहसीलवर चाललेला आहे आणि खूप यशस्वीरित्या चाललेला आहे।
मागं आम्ही याच्या अगोदर एक आंदोलन घेतलेलं, धक्का मारो आंदोलन. जी महागाई होती, खाण्याचं तेल आहे, पेट्रोल आहे, डिझेल आहे आणि अशा असंख्य गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला परवडत नाही. एक तर आपला पगार कमी झालेला आहे, 200% काम वाढलेलं आहे, 50% पगार झालेला आहे. भरपूर लोकांना तुम्ही विचारा, तुम्हाला कळेल. आमच्याकडे कामं मोठ्या प्रमाणात करून घेत आहेत, त्यांच्याकडून घरी आहे म्हणून 10 वाजेपर्यंत रात्रीपर्यंत कामं करून घेतात, पण पगार 60% केला, 50% केला, 70% त्यांनी केलेला आहे. म्हणजे काय, तुम्ही कामं भरपूर करा, आम्हाला प्रॉफिट होते, पण ते प्रॉफिट आम्ही तुम्हाला देणार नाही. हमें इकोनॉमिक्स में एक बहुत टर्म है, टर्म कि अब भारत देश में गरीबी क्यों है. आप लोगों को जानकारी है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हमने पढ़ा है कि गरीबी होने का एक कारण है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है अनइक्वल है. इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को मालूम नहीं है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको. अगर एक कंपनी चालू की तो कंपनी चालू करने के बाद वहाँ पे जो कामगार होते हैं वो भी उस कंपनी के मालिक होते हैं. तो उस कंपनी के मालिक को जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से 50% पैसा उन्होंने कामगार को लोग तो कांग्रेस की रहने दो, बीजेपी की रहने दो, कोई भी कानून नहीं बनाया जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो जाए. ऐसा कोई भी कानून उन्होंने बनाया नहीं है. तो वो लोग ऊपर से जाके उद्योगपतियों का लोन कम कर रहे, लोन काट रहे, मत भरो तुम, वेवर दे रहे. सेल्स के बारे में उन्होंने देखा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्होंने उनको बिजली सस्ती दे दी, उनको पानी का बिल माफ कर दिया, उनको चाहिए फैसिलिटीज दे दिए. और बाद में क्या होता है, कंपनी बंद हो जाती. तो वो उसमें पैसा कमा लेते हैं, अपना 10 बिलियन, 50 बिलियन, 100 बिलियन वो चालू रहता है उनका, और हमारे लोग गरीब होते जाते हैं. अगर हम पिछले 1.5 साल का हम रिकॉर्ड देखेंगे तो कई बिलियन डॉलर्स में अडानी और अंबानी की संपत्ति बढ़ी है. कई बिलियन डॉलर्स, एक 2-4 महीने में 15-20 बिलियन डॉलर उनका पैसा बढ़ रहा है. यानी वो बहुत अफसोस हो रहे हैं. और दूसरे जगह पे हम देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने में लोगों की संपत्ति खत्म हो गई. गरीब लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की, अपर मिडिल क्लास लोगों की, लोगों के जॉब चले गए. तो ये आप लोगों को लगता नहीं है कि पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कुछ मसला है करके? तो ये चीज को आपको बारीक चीजें समझनी चाहिए. आपको मैं एक बहुत सटीक बातें बताना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हम आप लोगों को बताते हैं, ये कोई भी मीडिया वाला आपको बताएगा नहीं. नेशनल मीडिया तो छोड़ो, ये लोकल न्यूज मीडिया जो है, मीरा भाईंदर का जो लोकल न्यूज मीडिया है, वो लोग भी बताएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास ये जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है. थॉमस जेफरसन ने कहा है कि इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी. अगर आपको सही इंफॉर्मेशन रहेगी तो आप सही सरकार चुनोगे. आपके पास सही इंफॉर्मेशन रहेगी तो आप सही सरकार चुनोगे. अरे हमारे यहाँ पे सही इंफॉर्मेशन तो छोड़ो, इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे लोगों को. तो लोकतंत्र का छाप चुनेंगे? आपको क्या लगता है लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये ईवीएम तंत्र है. आज के तारीख में देखा जाएगा तो ये लोकतंत्र नहीं है, आज की तारीख में ये ईवीएम तंत्र है. तो आपको ईवीएम को खत्म करना है, आपको इस व्यवस्था को खत्म करना है, आपको बीजेपी, कांग्रेस और ये सभी पार्टियों की व्यवस्था को खत्म करना है. तो आपको इस आंदोलन में शामिल होना पड़ना. आमदार और खासदार बनाना, नगर सेवक बनाना, ये बहुजन मुक्ति पार्टी का उद्देश्य नहीं है. बहुजन मुक्ति पार्टी का उद्देश्य है आमदार, खासदार और नगर सेवक के माध्यम से अल्टीमेट व्यवस्था परिवर्तन करना. अल्टीमेट व्यवस्था परिवर्तन करना. हमारे लोग आते, आमदार चुन के आते,
खासदार चुन के आते, लेकिन संसद में कौन सा बिल पास हो गया उनको मालूम नहीं, विधानसभा में कौन सा बिल पास हो गया उनको मालूम नहीं। आते बोर्ड लगा देते हमने ये गटर का काम किया, आते बोर्ड लगा देते हमने ये सोसाइटी को लादी लगा दी, आते बोर्ड लगा देते हमने रंग रंगोटी कर दी। तो उनका काम है क्या? गटर का काम करना उनका है क्या? रोड का काम करना उनका काम है क्या? हाँ, लादी लगाना उनका काम है क्या? खुद का काम को मालूम नहीं है और आमदार हो गया। तो ये चीज को हमारे लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी बिल सांसद और विधानसभा में हमारे खिलाफ जो पारित होता है, उस बिल के विरोध में या उस बिल के समर्थन में हमारे आमदार और खासदार में, संसद में और विधानसभा में क्या बात रखी, उसके बारे में उसको हमें बताना चाहिए। उसने हमें बताना चाहिए कि ये बिल तुम्हारे समर्थन में या बिल तुम्हारे विरोध में है, तुम ये समर्थन में तुम ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे विरोध में है तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ये चीजों की जानकारी देते हुए ना हमारा आमदार दिखता है ना हमारा खासदार दिखता है। आजकल तो हमारे आमदार और खासदार को लग रहा है कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे आमदार और खासदार को लग रहे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे फोटोज डाल रहे, लेकिन उनको मालूम नहीं है सरकार के पास ऐसा बहुत बड़ा प्रोविजन है जो हर एक आदमी को फ्री में अनाज और राशन बांट सकता है। तो उसके ऊपर ये लोग काम नहीं करेंगे कि किस तरह का सरकार के माध्यम से बांटना चाहिए। ये इसको पकड़ेंगे उसको पकड़ेंगे, ये भी खुद के जेब से तो पैसा डालते नहीं है। अब बीच में यहाँ पे कुछ अपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में खिचड़ी घोटाला आया 3-3.5 करोड़ का, यानी इधर से खिचड़ी लिया, इधर से टेंडर ले लिया और ये फ्री में बांटा और इसका पैसा 3.5 करोड़ आ गया। यानी कैसा हमारे लोगों को मूर्ख बनाते हैं लोग, बहुत जबरदस्त मूर्ख बनाते हैं। और हम मूर्ख बनते भी है ना, ये हम इडियट्स लोगों को फॉलो कर रहे हैं। हमें जानकारी लेनी होगी। सबसे पहला हमें ये नेशनल मीडिया, जो टॉयलेट मीडिया, जो बिकाऊ मीडिया है, उसको देखना बंद करना पड़ेगा और जो असल में सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हम उनको फॉलो नहीं करते, असल में हम किताबें नहीं पढ़ते, असल इंफॉर्मेशन हम नहीं लेते हैं, तब तक हम हमारे आंदोलन में सफल नहीं होंगे, तब तक हम सही सरकार चुनेंगे नहीं। इसके लिए आपको इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। मुझे नहीं लगता हमें जितनी जानकारी आप लोगों को दी है, इतनी जानकारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको दी है। ये हमारे हर कार्यकर्ता आपको जानकारी देंगे। तो उसके पहले जरा संदेश लिखा हुआ है, उसको रॉकेट डालने के लिए भी पैसे नहीं हमारे पास। पेट्रोल तो डाल नहीं सकते, तो रॉकेट डालने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि बिजली का बिल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। हमने पैसे सब बिजली में भर दिए और आने वाले समय में हमारे बिजली के जो घर के कनेक्शन है वो कट होने वाले हैं।